हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दिस इज लेक्चर 5 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 4 में स्टोइकियोमेट्री का टाइप 1 डिस्कस कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग बाकी टाइप्स स्टोइकियोमेट्री की डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्री टाइप 2 के साथ, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। किसके साथ स्टार्ट करना है? स्टोइकियोमेट्री के टाइप 2 के साथ। Okay, so स्टोइकियोमेट्री का टाइप 2। अब स्टोइकियोमेट्री टाइप 2 क्या है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में, या कोई भी ऐसा रिएक्टेंट जो किसी रिएक्टेंट में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, लिमिटेड क्वांटिटी में। और हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी अगर लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाए, मतलब रिएक्शन स्टॉप्स व्हेन LR is completed। कहने का क्या मतलब है? अगर रिएक्शन में जो भी हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट हम लोगों के पास प्रेजेंट है, अगर वो फिनिश हो जाएगा तो हम लोग की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, जैसा कि हम लोग कह सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने वाला है। अब अगर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास इक्वेशन है a + b gives c + d। इसमें हम लोग मान लेते हैं x, a के जो है x नंबर ऑफ मोल्स हैं और वहीं b के कितने y नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, x के कितने a के कितने मोल्स हैं x, और y के कितने मोल, b के कितने मोल्स हैं y। तो इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है? तो बहुत ही ध्यान से देखिए। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए सबसे पहले अगर इसमें हम लोग देखें तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या? ये जो स्मॉल a b c d लिखे हैं, स्मॉल a b c और d, ये सब क्या है आपके? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। These are stoichiometric coefficients। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली इसमें भी हम लोग y नंबर ऑफ मोल से उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को b के डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे हम लोग कंडीशंस लगाएंगे कि अगर इफ x by a is greater than y by b, मतलब आपका जो x by a की वैल्यू आएगी वो y by b की वैल्यू से बड़ी है, तो हम लोग का उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा b बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो y by b की वैल्यू है कम है, तो जो भी कम होगा वो आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। सो b will be LR। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि x by a की वैल्यू कम है y by b से, x by a की वैल्यू कम है y by b से, तो उस केस में जो आपका a है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। a will be LR। अब एक केस और होता है, वो तीसरा केस क्या है? थर्ड केस इज कि अगर दोनों इक्वल हो जाएं, x by a will become equal to y by b,
उस केस में क्या होता है, उस केस में कोई भी एलआर नहीं होता है। क्या होता है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। पर जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, जितने रिएक्टेंट्स के मोल होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं और कंप्लीटली किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें हो गई कि अगर ये x बाय ए बड़ा है y बाय बी से, तो तुम आपका जो b है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर x बाय ए छोटा है y बाय बी से, तो a लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और अगर हम लोग बात करें दोनों इक्वल है, तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। जो आपकी रिएक्शन है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी एकदम कंप्लीटली, और जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में होंगे वो पूरे खत्म हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है इसके बारे में। अब हम लोग इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और किसी भी रिएक्शन में क्या लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ में पॉज करके। So if we talk about एग्जांपल, तो मान लीजिए हम लोगों के पास रिएक्शन है 2A प्लस 3B, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देती है। क्या दे रही है, कुछ प्रोडक्ट दे रही है। तो मान लेते हैं A की कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 4 नंबर ऑफ मोल्स है, और B के पास कितने मोल है, 5 मोल्स। तो अब हमको इस रिएक्शन में पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो सिंपल सा है, हम लोगों का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू कम आएगी वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट। तो आइए चेक करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 4 है, डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। नंबर ऑफ मोल्स 5 है, डिवाइड बाय 3, दिस इज 1.66 समथिंग। तो 2 और 1.66 में ऑब्वियस सी बात है 1.66 से कम है, तो इसमें से अगर देखा जाए 1.66 कम है, तो हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा बी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली हम लोग किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग यही मेथड यूज कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके इजीली लिमिटिंग रिएजेंट का पता करेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन को। एक रिएक्शन और देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज 4A प्लस 2B प्लस 3C gives A4, B2 and C3। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स किस, A के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 मोल, B के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 0.6 हैं, और वहीं C के पास 0.72 नंबर ऑफ मोल्स हैं, 0.72 नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब अगर हम लोग फाइंड करें कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो आइए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर A की बात करें, तो A के पास जो मोल्स हैं वो है 1 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4, तो 0.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरे की बात करें तो 0.6 मोल्स हैं और 2 इसका कोएफिशिएंट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3। और वहीं अगर हम लोग थर्ड वाले की बात करें या फिर C की बात करें, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.72 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो 0.24 इसकी वैल्यू आ जाएगी LR की। और यही आपका LR भी है, क्योंकि सबसे छोटा इन तीनों में यही है। तो जो आपका C है वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट यानी LR। अब हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया है। अब इससे हम लोग प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं रिएक्शन में, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस में, वो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करेंगे। तो एक पॉइंट लिख लीजिए कि ऑल द कैलकुलेशंस in a chemical reaction are done
ऑन द बेसिस ऑफ LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग का कितना है 0.24। अब इसके रिस्पेक्ट में लिमिटिंग रिएजेंट 0.24 नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग का C है। तो अब हम लोग C के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे किसके, प्रोडक्ट के, A4B2C3 के। तो जैसे हम लोगों ने टाइप 1 में पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री के, उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसके नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सी के 0.72। तो इतने मोल्स ऑब्टेन हुए हैं, इतने मोल्स क्या हुए हैं, ऑब्टेन हुए हैं, और ये प्रोडक्ट बन गया है। अब सी जो आपका था वो लिमिटिंग रिएजेंट था, सी क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट था। बाकी ए और बी आपके लिमिटिंग रिएजेंट नहीं थे, तो इसका मतलब है ये पूरे पूरे यूज नहीं होंगे। तो इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स हम लोग के क्या हो गए होंगे, बच गए होंगे, मतलब रिमेनिंग मोल्स हो गए होंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि ए और बी के क्या रिमेनिंग मोल्स हैं। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो जितने मोल्स हम लोग को प्रीवियसली स्टार्टिंग में दे रखे थे उसमें से कितने खर्चा हुए हैं उसको माइनस कर देंगे और हम लोग को नंबर ऑफ रिमेनिंग मोल्स पता चल जाएंगे। तो कैलकुलेट करते हैं इसको 1। अब जितने इसमें से यूज हुए हैं उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक टाइप 1 में जैसे हम लोगों ने बताया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो इजीली हम लोग को पता चल जाएगा। तो वो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, वो आएगा 4/3 इंटू 0.72। तो इसकी जो भी वैल्यू आती है वो आपके रिमेनिंग मोल्स हो जाएंगे ए के। तो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, इसकी वैल्यू आएगी, आइए एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0.24 इंटू 4, 24 इंटू 4 हो जाएगा आपका 0.96 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.04। तो 0.04 मोल्स आपके क्या होंगे, रिमेनिंग। सिमिलरली अगर हम लोग बी की बात करें तो बी में हम लोग 0.6 से माइनस करेंगे क्योंकि इनिशियल मोल्स हम लोग के कितने थे 0.6, और बाकी ये आ जाएगा 2/3 इंटू 0.72। तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो इसके नंबर ऑफ रिमेनिंग मोल्स हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने लगभग सब कुछ तो कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग साथ में नोट करते रहिएगा और सवाल मेरे देने से पहले एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2a + 4b + 3c gives 5d + 2e। उनको क्या देता है, प्रोडक्ट में 5d + 2e, और इसमें हम लोग को मोल्स दे रखे हैं। ए के मोल्स हैं 10, बी के मोल्स हैं 22, और वहीं सी के मोल्स हम लोग देखें तो 18 मोल्स सी के हैं। तो इसमें हम लोग को वही सिमिलरली कैलकुलेट करना है लिमिटिंग रिएजेंट, और क्या ही लिमिटिंग रिएजेंट के बाद जो जो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स या मोल्स बचेंगे इन प्रोडक्ट्स के, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा वो भी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके हम लोग पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 10 है, 2 है, ये हो जाएगा 5, 22/4 से हो जाएगा 5.5, तो ये हो जाएगा 6। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है वो है ए क्या है हम लोग का, LR। तो अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग अपने
प्रोडक्ट के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक टाइप 1 के अकॉर्डिंग। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 5/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स आर 10, तो ये हो जाएगा 25 मोल डी के। और अगर हम लोग ई की बात करें तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो सिमिलर आ जाएगी, कितने 10 मोल जितने यूज हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट के मोल्स तो हम लोग को पता चल गए। अब लिमिटिंग रिएजेंट ए था तो 10 मोल्स उसके यूज हो रहे थे, तो बाकी कुछ ना कुछ मोल्स तो बच गए होंगे ना बी और सी के। तो रिमेनिंग मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो रिमेनिंग मोल्स जो हम लोग के आ जाएंगे वो आएंगे 22 माइनस 4/2 इंटू 10, तो 2 मोल्स हम लोग के रिमेनिंग बचेंगे इसके। और वहीं अगर हम लोग सी की बात करें तो वो आ जाएगा 18 माइनस 3/2 इंटू 10, 18 माइनस 15, तो 3 मोल्स इसके बचे हैं। ओके, सो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि हम लोग का क्या एलआर था, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग है, प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तो नाउ आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप 3 के बारे में स्टोइकियोमेट्री की, जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज प्योरिटी। तो पहले इसके कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 3 पे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। Okay, so next question is calculate moles of CCl4 formed by the reaction of 100 ग्राम ऑफ कार्बन। कितना कार्बन है 100 ग्राम, विद 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन। कितना क्लोरीन दे रखा है 100 ग्राम। तो इसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, CCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं, जिसमें कि जो रिएक्शन हो रहा है वो 100 ग्राम कार्बन और 100 ग्राम क्लोरीन के साथ हो रहा है। तो CCl4 के कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कार्बन प्लस Cl2 गिव्स CCl4। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्लोरीन हम लोग के पास 4 है, तो इधर हम लोग के पास C2 हो जाएगा। और नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग CCl4 के कितने मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ये कितने मोल्स बनेंगे। तो हम लोग को इसका मास दे रखा है, कार्बन का मास कितना दे रखा है 100, और 100 ग्राम हम लोग को किसका दे रखा है, क्लोरीन का। ओके, तो अगर हम लोग फाइंड करें इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की, तो उसके लिए पहले हम लोग को मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल्स इसके आ रहे हैं 10/100/12, और इसके मोल्स कैलकुलेट करें तो वो आ जाएंगे 100/17। तो 100/17 और ये 100/12 दोनों के मोल्स आ गए हम लोग को। दोनों को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली देख के ही पता चल रहा है कि जो हम लोग का एलआर आएगा वो आ जाएगा क्लोरीन। चाहे आप लोग करके देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के पता चल गए हैं, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो कार्बन के हैं या जो एलआर हम लोग कार्बन का कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो वैल्यू सेम रहेगी 100/12। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की तो ये हो जाएगा 100/34 और छोटी वैल्यू। तो डायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं जो क्लोरीन है वो हम लोग का क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट एलआर। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग डिसाइड करेंगे CCl4 के कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर कितने नंबर ऑफ मोल CCl4 के बन रहे हैं। तो हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट क्या है Cl2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 100/17, ठीक है।
तो ये जो आएगी वैल्यू 100/34, जो भी वैल्यू है इसकी, ये तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स हैं CCl4 के। ओके, सो इसकी कुछ वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी इसकी वैल्यू आ रही हो। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री के टाइप 3 के बारे में। किसके बारे में? स्टोइकियोमेट्री के टाइप 3 के बारे में, जो कि हम लोग को बताता है परसेंटेज प्योरिटी, मतलब किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट जो प्रेजेंट है वो कितना प्योर है या कितना इम्प्योर है। परसेंटेज प्योरिटी के नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि वो प्योरिटी के बारे में बताता है कि कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी सब्सटेंस जो भी रिएक्शन में प्रेजेंट है वो कितना प्योर है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। शायद हम लोगों ने इसमें कुछ गलती करी है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यस, हम लोगों ने मोल्स गलत कैलकुलेट करे हैं इसके। इसमें 71 होगा, क्योंकि मोलर मास क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और यहाँ पे हम लोग के पास क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन है। तो ये जो मोल्स आएंगे वो 100/70 बनाएंगे। तो ये जो भी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे इस अकॉर्डिंग करिएगा। अब इसकी जो भी वैल्यू आए आप लोग कैलकुलेट करिएगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप 3 या फिर प्योरिटी। तो बात करने वाले किसके बारे में? प्योरिटी के बारे में। परसेंटेज प्योरिटी टाइप 3 या फिर परसेंटेज प्योरिटी। अब जैसा कि मैंने बताया, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट या सब्सटेंस जो भी प्रेजेंट है वो कितना प्योर है। परसेंटेज प्योरिटी की फॉर्मूले की बात करें अगर हम लोग, तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इंटू 100। सो इस फॉर्मूले से हम लोग प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल लें कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम है हम लोगों के पास, 100 ग्राम ऑफ सोडियम जो कि किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है एट 60% प्योरिटी। तो उसका क्या मतलब हुआ? 100 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स एट 60% प्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर हम लोग बात करें 60% प्योरिटी का मतलब, तो 60/100 इंटू 100 मतलब कि 60 ग्राम जो हम लोग का सोडियम है वो यूज होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, या फिर उतना 60 ग्राम जो हम लोग का सोडियम है 100 ग्राम में उतना ही प्योर है, बाकी 40 ग्राम क्या है? इम्प्योर। तो जो हम लोग का रिएक्ट करेगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन में वो 60 ग्राम ऑफ सोडियम ही रिएक्ट करेगा। ओके, सो ये एक एग्जांपल है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या फिर अगर इसमें हम लोग मान लेते हैं कोई और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता, बोल देते कि 500 ग्राम ऑफ अमोनिया एट 80% प्योरिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कितना हम लोग का मास यूज होगा, या फिर कितना अमाउंट ऑफ मास प्योर है। तो सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 500 ग्राम इंटू 80% मतलब 0.8। तो ये आ जाएगा सिंपल सा आपका 400 ग्राम। तो 400 ग्राम जो आपका अमोनिया है वो क्या है? प्योर है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि परसेंटेज प्योरिटी क्या है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस अच्छे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टोइकियोमेट्री बहुत ईजी है, अगर आप लोग दिमाग से या फिर ध्यान से पढ़ें इसको तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। खासकर जेई के पीवाईक्यूज हैं, आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं ज़रूर से मूल कॉन्सेप्ट पढ़िए। और चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोगों का
हाँ, कि 50 ग्राम ऑफ 80% CaCO3, 50 ग्राम ऑफ 80% CaCO3 is heated then calculate volume of carbon dioxide produced at 1 atm and 300 Kelvin. At 1 atm and 300 Kelvin. ओके, तो आप एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए क्वेश्चन, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सोल्यूशन देखिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 50 ग्राम ऑफ 80% CaCO3 को हम लोग हीट कर रहे हैं और वो डिकम्पोज हो रहा है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम लोग को कैलकुलेट करनी है कि कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एट अ टेम्परेचर ऑफ 1 atm एंड 300 केल्विन। तो आइए देख लेते हैं इक्वेशन क्या है हम लोग की, कि CaCO3 हीट करके डिकम्पोज हो रहा है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और हम लोग को बताया गया कि 50 ग्राम कितना दे रखा है CaCO3, 50 ग्राम दे रखा है एट 80% प्योरिटी, 50 ग्राम एट 80%। तो इसका मतलब हुआ 50 इंटू 0.8 मतलब 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑफ CaCO3 जो हम लोग का है वो प्योर है, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि उसको हम लोग ने हीट किया, तो हम लोग को वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है CO2 की जो भी प्रोड्यूस हो रही है। अब CO2 का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो CO2 का वॉल्यूम हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे PV इज इक्वल्स टू nRT के फॉर्मूले से। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, टेम्परेचर पता है हम लोगों को 300 केल्विन, वॉल्यूम प्रेशर पता है 1 atm, वॉल्यूम फाइंड करना है, R की वैल्यू हम लोग को पता है। तो इसमें बचा क्या, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करेंगे, CaCO3 के। तो CaCO3 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सही, जो हम लोग का फॉर्मूला है कि मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलर मास। तो इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आएंगे इसके 40/100। तो जो CaCO3 का मोलर मास होता है वो होता है 100, 40 + 12 + 16 × 3 तो आ जाएगा 100। तो जो मोल्स आएंगे वो 0.4 मोल्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 0.4 मोल्स। CaCO3 के कितने मोल्स आ गए, 0.3 मोल 0.4 मोल्स। तो उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मोल्स होंगे, 0.4। तो सिंपली हम लोग को मोल्स पता चल गए, प्रेशर पता है, R की वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है। बहुत ही इजीली आप लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला nRT/P। n की वैल्यू आ गई 0.4, R की वैल्यू हम लोग को एटॉमिक एटीएम में दे रखा है और केल्विन में दे रखा है। तो लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, मैंने आपको बताया था कि R की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 0.0832। ये हम लोग की R की वैल्यू आ गई, इंटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन अपॉन प्रेशर इज 1 atm। तो जो भी इसका आंसर है आप लोग कैलकुलेट करिए और कमेंट्स में जरूर से बताइए, जिससे हम लोग को पता चले कि आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 क्या है, टाइप 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग परसेंटेज यील्ड के बारे में बात करेंगे कि कभी कभी क्या होता है किसी रिएक्शन में अननेसेसिटी की वजह से जो अमाउंट ऑफ मास प्रोड्यूस होना चाहिए उतना मास प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। जितना हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उतना कैलकुलेट नहीं हो पाता है, एक्चुअल मास कुछ और होता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें परसेंटेज प्योरिटी का। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, इसको नोट कर लीजिए और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ CaCO3 रिएक्ट कर रहा है एक्सेस HCl के साथ। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। CaCO3 रिएक्ट्स विद एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 0.88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी? 0.88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और इसमें बाकी चीजें क्या प्रोड्यूस होंगी? और इसमें बाकी चीजें जो हम लोग की प्रोड्यूस होंगी वो होगी CaCl2 और H2O, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग को 2.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल दे रखा है CaCO3 का, मतलब 2.5 ग्राम दे रखा है, लेकिन जो कि क्या है? इम्प्योर सैंपल है। और रिएक्ट करने पे जो हम लोग की कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो 0.88 ग्राम बन रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखें अगर, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके तो अभी हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग के पास किस फॉर्म में? इम्प्योर में है, और हम लोग को चाहिए क्या? प्योर। तो पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आएंगे जितना मास दे रखा है अपॉन मोलर मास, तो ये आ जाएगा 0.02 मोल्स। अब जितने मोल्स CO2 के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? CaCO3 के। क्या आप लोगों ने चेक किया कि इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं, अभी बैलेंस नहीं है। इसमें यहाँ पे 2 लगा देंगे तो दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स हम लोग के किसके हैं? CO2 के हैं, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 के भी होंगे। तो इसके n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.03 मोल्स। अब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, तो इससे हम लोग थ्योरेटिकल वेट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? थ्योरेटिकल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं वेट, एक्चुअल वेट। तो आ जाएगा अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका? 100। मोल्स हम लोग के पास कितने हैं? CaCO3 का मोलर मास कितना होगा? 100। मोल्स हैं 0.02। तो इसका जो वेट आ जाएगा हम लोग के पास CaCO3 का, वो आ जाएगा 20 आएगा ना? नहीं, 2 ग्राम आएगा। तो जो हम लोग के पास वेट आ जाएगा जितना हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कौन सा वेट आया? जितना हम लोग यूज कर रहे हैं। और 2.5 ग्राम कौन सा है? इम्प्योर। तो हम लोग इससे प्योर CaCO3 निकाल लेंगे, आ जाएगा 2.5 माइनस 2, ठीक है। तो लगभग 0.5 आ गया, और ये हम लोग को मास मिल गया 2 ग्राम। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या निकालना था। हम लोग को क्या निकालना था? कैलकुलेट द प्योरिटी सैंपल ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ CaCO3। तो हम लोग को इम्प्योर पता है 2 ग्राम, प्योर पता चल गया है, सॉरी, इम्प्योर पता है 2.5 ग्राम और प्योर पता चल गया है 2 ग्राम। तो हम लोग को परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला पता था कि नहीं? कि मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इनटू 100। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या आ जाएगी इम्प्योर सब्सटेंस की? प्योर सब्सटेंस का कितना आया? 2 ग्राम। इसका 2.5 ग्राम मल्टीप्लाई किया 100 से, तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई? 80%। 80% हम लोग की परसेंटेज प्योरिटी आ गई किसकी? CaCO3 के इम्प्योर सैंपल की। सो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। इस सवाल में कुछ नहीं था, आपको डायरेक्टली CaCO3 का मास ना दे करके हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया, जिससे हम लोगों ने मोल्स कैलकुलेट करे, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो हम लोगों के नंबर ऑफ मोल्स सेम हुए CaCO3 के भी, और जितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आए थे। तो मोल्स पता चले, उससे हम लोगों ने एक्चुअल वेट निकाला। एक्चुअल वेट निकालने के बाद हम लोगों ने परसेंटेज प्योरिटी का सिंपली फॉर्मूला लगाया, और हम लोग को आराम से परसेंटेज प्योरिटी पता चल गई इम्प्योर CaCO3 सैंपल की। सो ये बात हो गई हम लोग की टाइप 3 या फिर परसेंटेज प्योरिटी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। किसके बारे में? परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है, आइए देखते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। अभी उसके पहले कुछ क्वेश्चंस और हैं, लेकिन वो हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले टाइप 4 पढ़ लेते हैं। टाइप 4 पढ़ने के बाद हम लोग और क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे परसेंटेज प्योरिटी के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 क्या है आपका? परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन में कुछ अननेसेसिटी की वजह से या फिर कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से जो अमाउंट हम लोग का प्रोड्यूस होना चाहिए, जितना बनना चाहिए, उतनी यील्ड नहीं हो पाती है रिएक्शन की। तो उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन के नाम से। तो अगर हम लोग बात करें परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले की, तो वो हो जाता है परसेंटेज यील्ड is equals to actual mass of product upon theoretical mass of product obtained। theoretical mass of product ऑब्टेन्ड, जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला हो, इनटू 100। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, मान लो हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया 2 NH3। तो इसमें जो नाइट्रोजन का मास है वो है 28 ग्राम्स। कितना मास है? 28 ग्राम्स। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन के मास की, तो वो हो जाएगा 6 ग्राम्स, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हम लोग के पास हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन का मास है, 6 ग्राम हाइड्रोजन का मास है। तो अमोनिया का क्या मास होना चाहिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें? तो अमोनिया का मास होना चाहिए 34 ग्राम्स। 34 ग्राम्स मास होना चाहिए अमोनिया का। ऐसे 17 आएगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग के पास, तो डबल हो जाएगा 34 ग्राम्स। बट ये तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया थ्योरेटिकल मास। कौन सा मास? थ्योरेटिकल मास। बट हम लोग को जब रिएक्शन ये होती है, तो अमाउंट जितना मिलता है मास का, अमोनिया का जो अमाउंट ऑब्टेन होता है, दैट इज 28 ग्राम। 28 ग्राम क्या हो गया? एक्चुअल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑफ द रिएक्शन बाय द यील्ड ऑफ द रिएक्शन। जो आप रिएक्शन की यील्ड होगी, उससे जो हम लोग को ऑब्टेन होगा जो भी मास, वो हो जाएगा एक्चुअल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे परसेंटेज यील्ड के, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आप लोग साथ साथ नोट जरूर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन के पास कि CaCO3 जो डिकम्पोज हो रहा है, वो हो रहा है CaO और CO2 में। और मान लेते हैं हम लोग की जो परसेंटेज रिएक्शन की यील्ड है वो 70% है, और हम लोग को 300 ग्राम CaCO3 दे रखा है। तो हम लोग को एक्चुअल मास निकालना है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मोल्स की कार्बन डाइऑक्साइड की, वो आ जाएंगे 300/100, तो 3 मोल्स आ गए। तो कोफिशिएंट सेम है, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स इसके भी हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मोल्स। अब इससे हम लोग अगर थ्योरेटिकल मास कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 × 44, जो कि थ्योरेटिकल मास हो जाएगा इसका 132 ग्राम्स। अब परसेंटेज यील्ड हमको दे रखी है 70% है, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कि जो एक्चुअल मास है वो कितना है, वही हम लोग को कैलकुलेट करना है। CO2 का एक्चुअल मास, हम लोग को थ्योरेटिकल मास हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज 132 ग्राम्स इंटू 100। इजीली कैलकुलेट करना है, जो भी आपका आएगा वो हो जाएगा आपका मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
एक्चुअल, मतलब एक्चुअल मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। हम लोग और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, और ये टाइप 4 है स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हीटिंग 40 ग्राम, on heating 40 gram of CaCO3, 20 gram of CaO is formed. Calculate percentage yield of reaction. तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करिए और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग से क्या बोल रखा है, हीट करने पर 40 ग्राम CaCO3 है और 20 ग्राम CaO जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो हम लोग को परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है पूरे रिएक्शन की। तो हीट कर देते हैं CaCO3 को, हीट कर दिया तो बना हम लोग के पास CaO और CO2। तो हम लोग को परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। 40 ग्राम ऑफ CaCO3 है हम लोग के पास, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.4 मोल्स। इतने नंबर ऑफ मोल्स हम लोग के पास है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ये हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ये होंगे। अब ये कह रहे हैं कि 20 ग्राम CaO प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब जो एक्चुअल मास है CaO का वो 20 ग्राम है। कितना है, 20 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका थियोरेटिकल मास निकाल लेते हैं, किसका, CaO का। CaO का जो हम लोग को थियोरेटिकल मास है वो हम लोग निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका जो है मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सेम है 0.4। अब मोलर मास कितना आएगा इसका, इसका मोलर मास आएगा 56। तो ये इसका थियोरेटिकल मास हो गया। तो इजी है अब परसेंटेज यील्ड निकालना। कैसे, एक्चुअल मास अपॉन एक्चुअल मास इज 20 अपॉन थियोरेटिकल मास इंटू 100। आंसर आ गया इसका। तो जो भी आंसर आए कैलकुलेट करिए, कमेंट्स में हम लोग को बताइए जो भी आपका आंसर आ रहा हो। मैंने इसका आंसर कैलकुलेट कर रखा है, इसका आंसर आ रहा है 89%। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते रहिए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड produced at NTP from 50 kg of CaCO3, which is 80% pure and the yield is and the yield of reaction is 40%.
तो ये हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है। सो क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट NTP फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ CaCO3 which is 80% pure and the yield of the reaction is 40. So this is our question। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को दे रखा है CaCO3, तो उसको हम लोग डिकम्पोज कर लेते हैं CaO और CO2 में। तो हम लोग को दे रखा है कि 50 ग्राम ऑफ CaCO3 विच इज एट 80% प्योरिटी। तो इससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हम लोग का प्योर मास है। तो 50 kg है विच इज एट 80% प्योरिटी, तो ये आ जाएगा 40 kg। ये इतना प्योर है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे हम लोग के 400। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 400। तो उतने ही मोल्स किसके हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। मोल्स ऑफ CO2 विल बी 400 बट दिस विल बी थियोरेटिकल मोल। अगर हम लोग को एक्चुअल मोल्स कैलकुलेट करने हैं ओके, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड के एक्चुअल मोल्स पता करने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के इजीली हम लोग एक्चुअल मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो हो जाएगा 400 इंटू 0.4, क्योंकि हम लोग की जो रिएक्शन की यील्ड है वो कितनी है 40%, तो इससे आ जाएगा 160 मोल्स। तो 160 मोल्स हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड के मिल गए हैं। और अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करनी थी, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी कार्बन डाइऑक्साइड की NTP पर। अगर हम लोग NTP पर NTP पर वॉल्यूम की बात करें तो वो होती है 22.4 लीटर्स। ओके, तो हम इजीली हम वॉल्यूम की कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी 160 इंटू 22.4। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर मैंने कैलकुलेट करा है, वो आ रहा है 3584 लीटर्स। कितना आ रहा है 3584 लीटर्स। सो दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है, और अभी तक मैंने जितने भी टाइप्स बताए वो भी सारे समझ में आए होंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर। मैंने बताया था कि और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर, और एंड करते हैं स्टोइकियोमेट्री के टाइप ऑफ रिएक्शंस। 4 टाइप मैंने बताया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिक्सचर एनालिसिस पढ़ेंगे। सो आइए क्वेश्चन ट्राई देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है हमारा ओके, सो इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस CO2 गैस एट NTP produced by decomposition of 200 kilogram CaCO3 which is 20% pure। ओके, सो ये हम लोग का क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को इसमें भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आइए देखते हैं। CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है CaO और CO2 में, ठीक है। 200 ग्राम हम लोग को दिया गया है जो कि 20% प्योर है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो मास हम लोग का इसका आएगा 40 ग्राम्स ऑफ CaCO3 इज प्योर। कितना 40 ग्राम। चलो, तो जो हम लोग का मास मिल गया 40 ग्राम है। तो हम लोग को क्या बताने हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट NTP। तो हम लोग इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा
40/100 तो 0.4 मोल्स आ जाएंगे। तो जितने मोल्स इसके हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी हो जाएंगे। कितने? 0.4 मोल्स। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे बहुत ही ईजिली। वॉल्यूम को क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर अगर एनटीपी पर है तो। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.96 लीटर्स। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। सो आज का टॉपिक यहीं पे सारे खत्म होते हैं। हम लोगों ने तीनों टाइप के बारे में बात कर ली है, स्टोइकियोमेट्री